क्लास 8 मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हम लेकर चलेंगे चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो कि बेस्ड है डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं या डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कैसे हम क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल है वेट ऑफ शुगर इन केजी। सपोज कीजिए आप परचेज करने जाते हैं शॉप पर। अगर आप 1 kg शुगर परचेज करते हैं तो उस समय उसको आपको जो प्राइस या उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है वो 18 रुपीज़ है। अगर आपने 3 kg शुगर परचेज करते हैं तो कॉस्ट आपको 54 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और अगर आप 5 kg शुगर परचेज करते हैं तो उस समय आपको 90 रुपीज़ पे करना पड़ता है। सिमिलरली 6 kg के लिए 108 रुपीज़, 8 kg के लिए 144 रुपीज़। इसके रिस्पेक्ट में आप कोई भी टर्म्स को आप लिख सकते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप अगर इस टेबल को ध्यान से देखें तो एक चीज़ ही आपको पता चल रही है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं, वेट ऑफ शुगर इंक्रीज होता जाता है, उसी तरह से उसकी प्राइस भी इंक्रीज करती जा रही है। अगर 1 kg का प्राइस, 1 kg शुगर की प्राइस कितना है 18 रुपीज़ है तो 3 kg कितना हुआ 54। मतलब 1 into 3 करने पर अगर ये 3 आ रहा है तो 18 into 3 करने पर 54 आ रहा है। सिमिलरली 1 into 5 करने पर अगर ये 5 kg हो जा रहा है तो प्राइस भी क्या हो रहा है 18 into 5 हो जा रहा है। तो जैसे जैसे आप वेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे शुगर की प्राइस भी इंक्रीज करती जा रही है। यह एक एग्जाम्पल हो सकता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यह हुआ कि अगर हम ये कहें कि वेट ऑफ शुगर को x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कॉस्ट को इसके y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x जैसे इंक्रीज करती है, इफ द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ y इज आल्सो इंक्रीजेज, है ना। मतलब जैसे जैसे इसके वेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे ही इसकी प्राइस इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ x एंड y का रेशियो जो होगा वह ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट होता है। नहीं अगर समझ में आया तो एक चीज़ और देख लीजिए। मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक फार्मूले को ही बता देते हैं। जैसे हमारे पास 6 kg 108 रुपीज़ था, 8 kg 144 रुपीज़ है। मैं कहूँ अगर मान लीजिए आपने x1 kg शुगर परचेज करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में y1 रुपीज़ उसका प्राइस होता है, x2 kg आप शुगर परचेज करते हैं, उसकी प्राइस y2 रुपीज़ हो जाता है। आप अगर इसको ध्यान से भी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1/18 इज इक्वल टू 3/54 इज इक्वल टू 5/90। ये सारे वैल्यू बराबर है, कैंसिल कर देख सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड हियर 18, 5 1 जा 5 एंड हियर 18। मतलब ये सारी जो वैल्यू होगी वह हमेशा इक्वल होती है। इक्वल होने का मतलब होता है कि द रेशियो ऑफ इफ द वैल्यू वेट ऑफ शुगर इज डिनोटेड बाय x एंड द कॉस्ट इज डिनोटेड बाय y, देन द रेशियो ऑफ दिस टू क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मतलब इनका जो रेशियो होगा वह हमेशा बराबर होगा। आप ये भी कह सकते हैं इसी तरह से x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, x2/y2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप इस कंडीशन को देखकर आप कह सकते हैं कि x1/y1 एंड x2/y2 की वैल्यू हमेशा इक्वल होंगे। तो आप ये फार्मूले को आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा कि वैल्यूज ऑफ x अगर इंक्रीज करेंगे देन द वैल्यू ऑफ y आल्सो इंक्रीज करेगा, या वैल्यू ऑफ x अगर मान लीजिए वेट इंक्रीज कर रहा है तो उसका प्राइस भी आपको इंक्रीज करने मिलेगी। इसका मतलब ये सारी कंडीशन, सारी जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होंगे। इन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरह से बोल सकता है कि इफ द कॉस्ट ऑफ या वेट ऑफ 1 kg शुगर इज वेट ऑफ 1 kg है, अगर शुगर है तो उस समय उसकी प्राइस 18 रुपीज़ है। तो इफ द वेट ऑफ शुगर इन kg 3 है ना, अगर 3 kg आपके पास शुगर है तो उस समय उसकी प्राइस कितनी होगी, आप वहाँ पर y सपोज कर लीजिए।
और आप ये जानते हैं इस कंडीशन अकॉर्डिंग कि इनकी जो रेशियो होती है वो हमेशा इक्वल होगी इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि 1/18 इज इक्वल टू 3/y, क्योंकि हमने अभी बताया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, या इन दोनों का रेशियो हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो आप ऐसे में y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपली y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से। सो 1 इंटू वाई यहाँ पर आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 इंटू 18, 3 इंटू 18। सो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना होगा? 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54। अभी आपने देखें कि if the cost of 1 kg sugar, है ना, 1 kg sugar is 18 rupees, then the cost of 3 kg sugar is equal to 54 rupees हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, if the value of x increases then the value of y is also increases होगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस होते हैं and the ratio of these two quantities always constant होता है। यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन की खास बात होती है। जैसे आप एक एग्जांपल और भी देख लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए आप अपनी बाइक से ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना, ठीक है ना। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे उस डिस्टेंस को कवर करने में आपकी टाइमिंग कम लगेगी, है ना। जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी टाइमिंग कम लगेगी, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं जितनी स्पीड आप तेज करेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस आप जा सकते हैं। डिस्टेंस स्पीड कम रहेगी, डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा एक फिक्स टाइमिंग में। अगर 1 घंटे में आपको कोई डिस्टेंस कवर करना है, आपसे बोला है कि इस स्पीड से चलना है, तो आप समझ लीजिए कि 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो आप डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर जा रहे हैं। अगर आपने स्पीड अपना 50 किलोमीटर कर दिया, स्पीड जैसे ही इंक्रीज कर दिए, आप 50 किलोमीटर करते हैं, तो 1 आवर में आप वही डिस्टेंस 50 किलोमीटर कवर कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी उसी तरह से आप डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x इंक्रीज करता है उसी तरह से वैल्यू ऑफ y इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इस तरह के जो रेशियो बनते हैं इनकी जो वैल्यूज होती है वो हमेशा इक्वल हुआ करता है। इसकी जो वैल्यू हमेशा इक्वल हो सकती है। तो इसमें अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चार्ट इस तरह से टेबल बना कर दिया जाए या बिना टेबल का क्वेश्चन दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि अगर वेट है तो यहाँ पर आपने ले लिए वेट ऑफ शुगर एंड देन प्राइसेस, और आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बात की 3 kg शुगर की प्राइस कितनी हो सकती है, इस तरह से कैलकुलेशन कर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज से पहले दिए गए, आप उन एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हो सकती है। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 की। तो चलिए देखते हैं 13.1 जो कि बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए टेबल को। हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.1। आपसे एक्सरसाइज 13.1 में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू। देखिए कार पार्किंग चार्जेस रेलवे स्टेशन पर किस तरह से है। अगर आपने कार पार्किंग 4 आवर्स के लिए करते हैं तो आपको 60 रुपीज़ पे करना है। 8 आवर्स के लिए अगर कार पार्किंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़। नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए आपको 140 रुपीज़। सिमिलरली 24 आवर्स के लिए आपको 180 रुपीज़ आपको पे करना है। जितनी ज़्यादा टाइमिंग के लिए आप कार को पार्क करना शुरू करते हैं उतने ही ज़्यादा आपको पैसे देना है, ठीक है। तो ये तो देखकर बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो सकता है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब रेशियो बनती तो हमेशा इक्वल आती है। तो यहाँ पूछा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें रेशियो पूछा है, चेक द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम। तो रेशियो जो हमें फाइंड करनी है वो पार्किंग चार्ज और रेशियो पार्किंग चार्ज बाई पार्किंग टाइम से फाइंड करनी है। हम यहाँ पर जो सलूशन फाइंड करेंगे, हमें जो रेशियो फाइंड करनी है वो पार्किंग चार्जेस का पार्किंग चार्ज या चार्जेस बाय पार्किंग टाइम लेकर चलना है, ठीक है ना। हमें इसका रेशियो देखना है, क्या पार्किंग चार्जेस अपार पार्किंग टाइम की जो वैल्यूज़ आ रही है वो सारी वैल्यू हमेशा इनके जो रेशियो की वैल्यू आएगी क्या वो हमेशा इक्वल आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको देखने के लिए ये तो देखिए आपने सलूशन यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए कि हमारे पास ये सलूशन हुआ, और
अब हम फाइंड करते हैं पार्किंग चार्ज अपॉन पार्किंग टाइम लेकर। तो पार्किंग चार्ज अगर 60 रुपीज़ था तो पार्किंग टाइम कितना था, 4 आवर था। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 60/4 का। 60/4 कैंसिल कर लेते हैं, कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 4 5 जा 20, 15 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या ये सारे रेशियो इक्वल अगर आते हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। नेक्स्ट में क्या बनेंगे, पार्किंग चार्जेस 100 रुपीज़, पार्किंग टाइम 8 रुपीज़ है। तो नेक्स्ट हमें देखना है क्या 100/8 की जो वैल्यू 100/8 की वैल्यू भी 15 आती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप इसको 4 से कैंसिल कर दें तो 4 2 जा 8, यहाँ 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 आ जाएगा। मतलब ये तो आ गए 25/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 15, ठीक है ना। सिमिलरली इसको भी देख लेते हैं, क्या 140/12 इक्वल होते हैं। तो 140/12 अगर देखते हैं तो यहाँ कितना होगा, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12, दैट मीन्स 35/3 आ गया। नेक्स्ट इसको भी देख लीजिए, 180 रुपीज़ पे करते हैं फॉर 24 आवर के लिए, 24 आवर के लिए। सो 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, है ना। और अगर आप 3 से भी कैंसिल करते हैं तो 3 1 जा 3, 5 जा 15, 3 2 जा 6। मीन्स ऑल दिस वैल्यूज जो इनके रेशियो की जो वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं आ रहे हैं। इक्वल नहीं आने से हम ये कह सकते हैं तो रेशियो ऑफ पार्क चार्जिंग अपॉन पार्किंग टाइम आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम लिख सकते हैं दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, दीज आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ। क्योंकि भाई प्रोपोर्शन का मतलब, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि रेशियो जो इनकी आनी चाहिए वो हमेशा इक्वल आनी चाहिए। तो अगर इक्वल आती है तो ठीक है, हम बोलेंगे कि चलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर इनकी वैल्यू अगर ये 15 आती है, ये भी 15 आ जाती है, ये भी 15 आ जाती, ये भी 15 आती, तो हम ये बोल सकते हैं दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बिकॉज जैसे जैसे टाइमिंग इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे। लेकिन यहाँ वैल्यू बराबर ना होने से डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। आप एक बार इसको जरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 2 शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। 1 पार्ट रेड पिगमेंट में कितना मिलाया जा रहा है, 8 पार्ट ऑफ बेस है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सर से एक पेंट तैयार हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। अगर 1 पार्ट रेड पिगमेंट था उसमें बेस कितना मिलाया जा रहा था, 8 पार्ट होना चाहिए। तो अगर रेड पिगमेंट अगर आपके पास 4 है तो उस समय बेस कितना होना चाहिए। अगर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 7 है तो उस समय बेस की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। अगर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 12 है तो बेसिक क्वांटिटी सिमिलरली 20 होने पर बेसिक क्वांटिटीज कितनी होगी, आपको ये बतानी है। तो चलिए देखा है क्या पूछा गया, फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। तो हम इन सभी पार्ट ऑफ बेस को फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यू सपोज कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर x1 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अगर 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो बेस की जरूरत उस समय x2 यूनिट की पड़ेगी। और यहाँ पर अगर 12 पार्ट अगर हमारे रेड पिगमेंट है तो पार्ट ऑफ बेस x3 की रिक्वायरमेंट होगी। और पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर 20 है तो पार्ट ऑफ बेस x4 की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसा कि हम जानते हैं रेशियो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो रेशियो बनता है वो रेशियो क्या है, रेशियो जो यहाँ पर बन रहा है वह पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है ना, पार्ट्स ऑफ, ये जरूर याद रखिए किसको किसके अपॉन लिखना है। तो यहाँ जो रेशियो बन रहा है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट बाई पार्ट ऑफ बेस बन रहा है, बाई पार्ट्स ऑफ बेस बन रहा है, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है। इसका मतलब 1/8 विच इज इक्वल टू 4/x1 होगा, या हम ये कह सकते हैं 7/x2 होगा। 1/8 इक्वल टू 4/x1, 1/8 इज इक्वल टू 7/x2 होगा। और ये किसके इक्वल होगा, 12/x3 के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 20/x4 के इक्वल
इक्वल होगा और हमें क्या फाइंड करनी है, हमें x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर दो को इक्वल लेकर चलेंगे। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 1/8 इक्वल टू 4/x1 होगा, तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1/8 इज इक्वल टू 4/x1 अगर लिया जाए तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई x से कर लीजिए x1 से, और 4 का मल्टीप्लाई 8 से कर लीजिए, तो 1 इंटू x1 इज इक्वल टू x1 मिल जाएगा और 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 मिल जाएंगे। तो पार्ट अगर आपके पास 4 आपको लिखा है ना, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट अगर 4 यूनिट हो तो उसमें पार्ट ऑफ बेस की जरूरत कितना पड़ेगी, 32 यूनिट की। सिमिलरली हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, 1/8 इज इक्वल टू हम लेकर चलते हैं 7/x, बिकॉज ये तीन सारे आपस में इक्वल है। दिस इक्वल टू दिस है तो दिस इक्वल टू ऑल्सो दिस है, इसका मतलब ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है। तो जो नोन पार्ट होता है उसी से हम लेकर चलते हैं और 1 अननोन पार्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेम जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, सेम मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 इंटू कितना होगा x2 से, विच इज इक्वल टू 7 इंटू 8। सो वैल्यू ऑफ x2 कितना आएगा, 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56 पार्ट ऑफ बेस आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। सिमिलरली नेक्स्ट ले लीजिए 1/8 इज इक्वल टू 12/x3 होगा, 12/x3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू x3 इज इक्वल टू, है ना, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, चलिए 1 इंटू x3 इज इक्वल टू 12 इंटू 8, सो x3 इज इक्वल टू 96, x3 इज इक्वल टू 96। तो आपको x3 की वैल्यू पूछा तो वहाँ पर 96 आ जाएंगे। सिमिलरली एक और पार्ट बच जाते हैं, 1/8 इज इक्वल टू 20/x4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू x4 इज इक्वल टू 8 इंटू 20, बिकॉज हमने यहाँ 1 नहीं सो कि 1 तो किसी से मल्टीप्लाई करने पर वो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है ना, मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएंगे x4 इज इक्वल टू 160। तो इतनी पार्ट ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट होगी अगर 20 यूनिट रेट पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा, जिसमें कि आप ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद आप सारे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 1 बाय 1 लाइक दिस, हमने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पर क्वेश्चन नंबर 3 भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इन क्वेश्चन 2 एबव, हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इन क्वेश्चन 2 एबव इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस। अब यहाँ पर देखिए 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के बाद आपको 75 ml ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट कर रहा है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस। सो हाउ मच ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस, मतलब मिलीलीटर में दिया है। तो अगर आपके पास रेड पिगमेंट कितना होना चाहिए जिसको कि हम 1800 मिलीलीटर बेस में मिक्स करें, ठीक है ना। अगर आपके 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो उसमें मिलाया जा रहा है 75 ml ऑफ बेस, तो कितने रेड पिगमेंट को मिलाया जा सकता है 1800 ml ऑफ बेस में। तो हमें थर्ड क्वेश्चन इसी से लेकर चलना है। तो हम चलिए देखते हैं, ये आपने नोट कर लिए होंगे, रेशियो हम यहीं लेकर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको ये चार्ट नहीं बनानी है इस समय, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये नहीं बनाना है, आपको रेशियो यही लेकर चलनी है। तो रेशियो जो बन रहा है वहाँ पर हमें यहाँ आपसे पूछा है कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स, तो आप मान लीजिए x यूनिट ऑफ रेड पिगमेंट हमें मिक्स करना पड़ रहा है, कितना 1800 ml ऑफ बेस में। तो जो रेशियो बनेगा देखिए 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के साथ 75 ml ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो कितना यूनिट ऑफ रेड पिगमेंट और मिला सकते हैं 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस में। तो आपसे पूछा है x की वैल्यू पूछा है, बिकॉज जो रेशियो बन रहा है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अपॉन पार्ट ऑफ बेस। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 यूनिट था तो उसमें 75 ml ऑफ बेस मिलाया जा रहा है, मिलीलीटर बेस मिलाया जा रहा है, और कितने यूनिट कर दिया जाए रेड पिगमेंट की क्वांटिटी को कितना बढ़ाया जाए ताकि वो 1800 ml बेस में मिलाया सके। 1800 मिलीलीटर बेस में कितना रेड पिगमेंट मिलाया जाएगा, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई फिर वैसे ही कर लीजिएगा, 1 इंटू 1800 इज इक्वल टू 75 इंटू x।
सो ये मल्टीप्लाई में है, क्रॉस ट्रांसफर करते हैं तो 1 इंटू 1800 इज इक्वल टू कितना होगा 1800 अपॉन 75 विच इज इक्वल टू x आ जाएगा। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको कैंसिल कर लीजिए। 1800 अपॉन 75 है, आप इसको कैंसिल करना चाहें सिंपल नंबर से तो आप इसको 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 6 18 एंड 3 2 6 3 5 15 हो जाएंगे। 5 से भी कैंसिल होगा, 12 5 60 होता है ना, तो और 5 5 25, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, आप इसको कैंसिल कर लीजिए। 5 2 10 एंड 5 4 20, सो 24 यूनिट आपको रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ आपसे पूछा था कि कितने पार्ट आप रेड पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी 1800 ml ऑफ बेस के लिए, तो 24 पार्ट आप रेड पिगमेंट की जरूरत पड़ेगी 1800 ml ऑफ बेस अगर उसमें मिलाया जा रहा। तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको यहाँ से नोट करना है क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है ना, ये आप नोट कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, हम चलें क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर फिर से आपके लिए। नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर, सो हाउ मेनी बॉटल विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो देखिए 840 बॉटल्स फिल करती मशीन 6 आवर में। इफ द नंबर ऑफ बॉटल, देखिए 5 आवर्स में पूछा गया नंबर ऑफ बॉटल कितने फिल किया जाए, तो जैसे भी आवर आपका कम हो रहा है उसी तरह से नंबर ऑफ बॉटल उस मशीन के फिल करने क्वांटिटीज होगी, बॉटल फिल करने की वो कम होगी। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा, हमें तो नंबर ऑफ बॉटल फाइंड करनी है ना, नंबर ऑफ बॉटल विल फिल इन 5 आवर इज इक्वल टू x सपोज कर लिया जाए। तो जो रेशियो बनेगी हम यहाँ ले लेते हैं टाइम टू फिल द बॉटल्स, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स। हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। टेबल बना लेते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स, तो यहाँ पर 840 बॉटल्स थे, तो टाइम टू फिल द बॉटल है ना, टाइम टेकन टू फिल द बॉटल है। टाइम टेकन कितना हो रहा है, यहाँ पर 6 आवर ले रहे हैं। इफ 840 बॉटल फिल किया जा रहा है 6 आवर में, देन हाउ मेनी बॉटल विल फिल 8 इन 5 आवर्स। तो लेट नंबर ऑफ बॉटल विल फिल इन 5 आवर्स इज इक्वल टू x सपोज कर लिया गया। तो रेशियो जो बनेगा, यह टेबल बना दिया, आप इस टेबल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बेसिस पर हमें लेकर चलना है, इसलिए हमारा जो रेशियो बनेगा वो नंबर ऑफ बॉटल अपॉन टाइम टेकन टू फिल द बॉटल। तो नंबर ऑफ बॉटल अगर 840 था तो जाहिर सी बात है टाइम टेकन 6 आवर लग रहा है, लेकिन अगर टाइम टेकन 5 आवर्स है तो नंबर ऑफ बॉटल आपका कम होगा, ये आपको देखने पे ही लग रहा है। इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करता है। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ बॉटल अगर 840 था, मतलब 6 आवर में 840 बॉटल फिल किया जा रहा है, तो 5 आवर से नंबर ऑफ बॉटल आल्सो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर डिक्रीज की बात कर रहा है, तो 5 आवर में नंबर ऑफ बॉटल x सपोज कर लिया गया और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 840 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। x के साथ 6 मल्टीप्लाई ट्रांसफर कर लेंगे तो यह डिवाइड में आ जाएगा। 840 इंटू 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू x। So 6 1s are 6 and here 6 4s are 24 and 0. So x is equal to 140 into 5. X is equal to 140 into 5. 140 into 5. कितना आ जाएगा नंबर ऑफ बॉटल 0, 5 4s are 20 and 5 1s are 5 प्लस 2 7। नंबर ऑफ बॉटल 700 हो गया। देखिए अपने आप दिख रहा है कि टाइम अगर कम होगा तो नंबर ऑफ बॉटल उस मशीन के द्वारा फिल करने पर 700 नंबर ऑफ बॉटल फिल करेगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ। देखने पर भी क्वेश्चन ये होगा कि देखिए मशीन की स्पीड नहीं तेज कर रहे हैं, मशीन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। मशीन ये बता रही कि 6 आवर में 840 बॉटल फिल करेगी, तो 5 आवर में कितने करेगी। मशीन की स्पीड में अगर चेंजिंग होता तो 5 आवर में भी, कम टाइम में भी मशीन अगर तेज चला दिया जाए तो नंबर ऑफ बॉटल ज़्यादा हो सकते, तो वहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन बन जाती है। लेकिन मशीन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जब कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही, उसकी स्पीड उतनी ही है, तो जाहिर सी बात है 5 आवर है, नंबर ऑफ बॉटल कम होंगे फिर, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन जाएगा। जो ये अगर डिक्रीज करता है, अगला पार्ट अगर डिक्रीज करता है तो दूसरा वाला भी डिक्रीज करते हैं, मीन्स ये कंडीशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। x इज इक्वल टू 700 बॉटल्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4।
और आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर टीचिंग मेथड समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर शेयर और लाइक जो करते हैं उसको कर दीजिएगा, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं। A photograph of a bacteria enlarged 5000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram। बुक में आप देखिएगा, डायग्राम में दिया हुआ है कि अगर बैक्टीरिया की लेंथ 5 सेंटीमीटर दिखानी है। देखिए बैक्टीरिया बहुत छोटी होती है, जो कि हम बोल सकते हैं नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर हम उसको 5 सेंटीमीटर मतलब कैमरे से अगर देखने के लिए दूसरे को दिखाना है और उसकी जो साइज़ है, अगर वो 5 सेंटीमीटर करने के लिए कैमरे का जो पोजीशन रखना होगा वो 50,000 टाइम्स उसको इनलार्ज करना होगा। होता है ना, इनलार्ज करते हैं मोबाइल में भी, आप किसी फिगर को देखने के लिए जूम किया करते हैं। तो उसी तरह से बैक्टीरिया की लेंथ 5 सेंटीमीटर करने के लिए आपको कैमरे को 50,000 टाइम्स जूम करना है, ठीक है ना। एंड इन द डायग्राम आपको दिया है। सो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या हो सकती है। तो मान लीजिए बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ आपसे पूछा गया x सेंटीमीटर हो, तो उसमें कैमरे को आपको जूम नहीं करना, तभी तो आपको एक्चुअल लेंथ पता चलेगी। तो कैमरे की जो इनलार्ज टाइम्स है वो आपका 1 लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट उसी में पूछा है इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, सो व्हाट वुड बी इनलार्ज लेंथ। अगर फोटोग्राफ मतलब फोटोग्राफ जो है उसको इनलार्ज करता है 20,000 टाइम्स, तो उस समय बैक्टीरिया की जो एक्चुअल साइज क्या दिखेगी आपको। तो यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है उसको हम लेकर चलते हैं। पहले यहाँ पर ले लेते हैं लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया ये बन रहा है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया ले लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इनलार्ज। फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया वाज इनलार्ज, ठीक है ना। हमें कितनी बार इनलार्ज करनी पड़े, तो ये दो रेशियो बनाकर चल रहे हैं। ओके, अब आपकी जो रेशियो बन रही है यहाँ पर देखिए कि एक्चुअल लेंथ कितनी थी, उसके बाद आपके पास रेशियो क्या क्या बन सकते हैं। तो ये मैंने डाटा ले लिया, लाइनिंग थोड़ी सीधी कर लेते हैं। ओके चलिए ठीक है। नाउ ये आपका टेबल तैयार हुआ। अगर आपने लेंथ 5 सेंटीमीटर, अगर उस बैक्टीरिया की लेंथ 5 सेंटीमीटर लाना है तो आपको जो फोटोग्राफ है वो 50,000 टाइम्स इनलार्ज करना पड़ेगा। अगर आपको पूछा कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, अगर एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया x सेंटीमीटर सपोज कर लिया जाए, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया x सेंटीमीटर, देन इनलार्ज कितना पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एक्चुअल लेंथ देखने के लिए तो इनलार्ज करना ही नहीं है। तो उसमें आप नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फोटोग्राफ बैक्टीरिया जो इनलार्ज करना वो 1 मान लेना पड़ेगा। भाई एक्चुअल लेंथ देखनी है तो उसमें आपको एक्चुअल लेंथ तभी पता चलेगा जब आप कैमरे से देखेंगे एक्चुअल लेंथ को, तो उसमें इनलार्ज करेंगे तो एक्चुअल लेंथ थोड़ी दिखेगा। एक्चुअल लेंथ तभी दिखेगा जब आप उसको इनलार्ज नहीं करेंगे, तो उस समय वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज 1 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट पूछा है इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, अगर फोटोग्राफ को इनलार्ज कर रहे हैं 20,000 टाइम्स में, सो व्हाट विल बी द इनलार्ज लेंथ। उसमें बैक्टीरिया की इनलार्ज लेंथ कितनी होगी, लेट द इनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया दैट टाइम्स इज y। हम मान लेते हैं यहाँ पर लेटर सपोज करना पर लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज x एंड इनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज y। सपोज कर लेते हैं, नहीं समझ में दिक्कत आएगी। लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज x सेंटीमीटर एंड इनलार्ज लेंथ, ये ना बोला है कि इनलार्ज कितना बढ़ना पड़ेगा, इनलार्ज लेंथ इज y सेंटीमीटर। हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया एंड व्हाट इज द इनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इफ फोटोग्राफ वाज इनलार्ज 20,000 टाइम्स। अगर फोटोग्राफ को जूम किया जा रहा देखने के लिए कितना y सेंटीमीटर देखना है तो 20,000 टाइम्स अगर इनलार्ज किया जाए तो उसमें उसकी बढ़ी हुई वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे केसेस में जो रेशियो बनाया सकता है आप ले सकते हैं लेंथ ऑफ बैक्टीरिया अपॉन इनलार्ज लेंथ है ना, इनलार्ज नंबर ऑफ इनलार्ज टाइम्स। तो यहाँ पर अगर आप लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर देखना था तो उसको फोटोग्राफ को इनलार्ज करना पड़ा
50,000 टाइम। और अगर आप एक्चुअल लेंथ फाइंड करना चाहें तो उस समय आपको कैमरे को इनलार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय उसकी वैल्यू एक्चुअल पोजीशन पर होगी तो 1 सेंटीमीटर या 1 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 5 × 1 इज इक्वल टू 50,000 इंटू x। सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 5 × 1 इज 5, ये 50,000 को आप ट्रांसफर कर दीजिए। सो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 1/10,000, या इसको लिख सकते हैं 1/10,000 मीन्स 10 टू द पावर 4, ये लिख सकते हैं ना, बिकॉज आप एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ चुके हैं। तो 10,000 मीन्स 10 टू द पावर 4, या हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। हमने अगर मान लीजिए सेंटीमीटर बना रहे हैं तो एक्चुअल लेंथ आप इतनी हो सकती है, मतलब बहुत छोटा हो गया 10 टू द पावर -4, ठीक है ना। अगर ये सेंटीमीटर में वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आपके आ जाएंगे, इतने सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे दूसरी वैल्यू पूछा जा रहा है। दूसरी वैल्यू क्या है कि व्हाट विल द इनलॉज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स इनलॉज किया जा रहा है। तो इस समय आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये सारी वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो हम एक चीज़ और लेकर चलते हैं फिर से, 5/50,000 इज इक्वल टू y/20,000, y/20,000, बिकॉज नोन वैल्यूज से अननोन वैल्यूज का रेशियो बना लेकर चलते हैं। ये दोनों नोन वैल्यूज हैं, ये दोनों हम जानते हैं। तो इज इक्वल टू एक अननोन अपॉन नोन कर लेंगे तो इस अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये दोनों डिवाइड फॉर्म में, इसलिए इसको चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें मिल जाएगा 5/5 मीन्स 1 इज इक्वल टू y/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज 5/5 तो कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिल जाएंगे 2 इज इक्वल टू y। सो व्हाट इज द एक्चुअल मीन्स इन लार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हो गए व्हेन फोटोग्राफ को इनलार्ज किया जाएगा 20,000 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके रहा 5। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस और बाकी हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिएगा तब तक, और आप एक बार इसको नोट कर लीजिए।